प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हमारी बातचीत के केंद्र में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन लगातार सुर्खियों में किसी उपलब्धि को लेकर नहीं है, बल्कि जिस प्रकार के विवादास्पद हालात वहां पर बने हुए हैं उसके कारण से वह सुर्खियों में है। 8-9 अगस्त को एक मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जो कुछ अनाचार और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, तब से पूरा माहौल सुलगा हुआ है। शुरुआत में ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार इस घटना को लेकर निशाने पर है। समय गुजरता जा रहा है, हत्या के संदर्भ में गुत्थी को सुलझाने की कोशिशें बहुत कारगर साबित नहीं हुई है, लेकिन सियासत भरपूर हो रही है। जब यह मामला सामने आया था तो उसके बाद कलकत्ता पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही थी। कलकत्ता पुलिस के द्वारा एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया, जिसको बताया गया कि इसी ने सब कुछ घटना को अंजाम दिया है। पर उसके बाद में कई किस्से कहानियां लगातार इस घटना के संदर्भ में सुर्खियों में बने रहे। बताया गया कि एक सामान्य हत्या या बलात्कार का मामला नहीं है, इसके पीछे एक बेहद सुनियोजित घटनाक्रम है। बेहद सुनियोजित घटनाक्रम इसलिए है क्योंकि जिस मेडिकल कॉलेज में एक दर्दनाक हादसा हुआ, वहां पर मानवीय अंगों का व्यापार होता था, कई प्रकार की आर्थिक अनियमितताएं यहां पर थी। इसके साथ साथ कलकत्ता पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मसले को सीधे सीबीआई के हवाले करने का निर्देश दिया और 14 अगस्त से सीबीआई के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। अभी एक दिन पहले छात्रों के द्वारा बंद का आयोजन किया गया। बंद के माध्यम से सचिवालय पर प्रदर्शन की योजना घोषित की गई। सचिवालय पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घायल हुए। प्रशासन पुलिस ने बताया कि हमारे भी कई पुलिस कर्मचारी घायल हुए। पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा बड़ी नाराज हुई और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज पश्चिम बंगाल बंद का आयोजन किया गया। बंद के दौरान भी तमाम प्रकार के हिंसक वारदातें सुर्खियों में बनी रही। कुछ जगहों पर गोली भी चली, कुछ जगहों पर आगजनी भी हुई। दोनों तरफ से बयान चल रहे। ममता बनर्जी बोल रही हैं इस पूरे मामले के माध्यम से पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश हो रही है, उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। पर इन सब के बीच में पहले राज्यपाल के बयान सुर्खियों में होते थे, जिसमें वह अपनी ही सरकार को खारिज करते थे, अर्थात पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को, जिसके संदर्भ में वो विधानसभा में जब अभिभाषण देते तो बताते हैं कि मेरी सरकार, पर वो लगातार बता रहे थे ममता बनर्जी नाकाम है, सरकार नाकाम है, सरकार के काम कतई सराहे नहीं जा सकते हैं। पर इन सब के बीच हम आज ये कार्यक्रम 2 कारणों से कर रहे हैं। एक, जो कल और आज का घटनाक्रम था पश्चिम बंगाल में, पर इसके साथ साथ सुर्खियों में आज दोपहर से है देश की सम्माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान। पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल की घटना पर क्षोभ जताया। उन्होंने कहा, इस घटना के बाद से मैं निराश हूं और डरी हुई हूं। देश की राष्ट्रपति का यह बयान बेहद मायने रखता है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठता है कि क्या इस देश में बलात्कार जैसी घटना को केवल पश्चिम बंगाल में अंजाम दिया गया? क्या बलात्कार के साथ हत्या जैसी दर्दनाक वारदात केवल पश्चिम बंगाल में हुई? आंकड़े बताते हैं कि शायद ही कोई राज्य अछूता रहता है जहां पर इस प्रकार की घटनाएं निरंतर घटित नहीं हो रही हैं। और अगर पश्चिम बंगाल को लेकर इतनी ही तकलीफ देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई शख्सियत को हुई है, तो वो तकलीफ मणिपुर को लेकर क्यों नहीं हुई? सवाल इस बात को लेकर भी उठ सकता है कि जिस दिन ये घटना पश्चिम बंगाल में हुई थी, इसी प्रकार की एक घटना बिहार में भी हुई थी, जहां पर एक बच्ची को घर से घुसकर उठा लिया गया और अगले दिन सुबह उसकी लाश कमोबेश वैसी ही पाई गई जैसी कलकत्ता के संदर्भ में बताई जा रही है। तो सवाल बहुतेरे हैं। जानने की कोशिश यह है कि वस्तुतः हम दोषियों की पहचान करना चाहते हैं, सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, या इस घटना के माध्यम से अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राधिका भट्टाचार्य जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी होंगे, जो प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। इस विषय पर बतौर विशेषज्ञ सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक आर.के. विस्साव हमारे साथ में हैं और साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राधिका भट्टाचार्य जी से करते हैं और राधिका जी, आपसे जानना चाहते हैं चाह क्या रही है भारतीय जनता पार्टी इस मसले के माध्यम से? ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना, दोषियों की पहचान कराना, इस घटना के संदर्भ में जो लोग दोषी हैं उनकी पहचान करा के सजा दिलाना, या कुछ और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
ममता बनर्जी जी को सत्ते पे नहीं लाए थे। लोग, आवाम इन्हें वहां पे कुर्सी पे बिठाया था। आज जो हो रहा है ये प्रदर्शन लोगों का हो रहा है। लोग उनको नहीं चाहते। हम कौन है बोलने वाले? हम बस कह रहे हैं कि हम, क्योंकि लोग अभी टीएमसी है, उनसे वो निराश है, तो बाकी कौन बचा उद्धार करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी है। तो लोग हमारे पास आ रहे कि आप देखिए, आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोग उद्धार करेंगे, राज्य बदल जाएगी, अराजकता, ये तानाशाही निकल जाएगी। मोदी जी डेवलपमेंट की और विकास की बात करते हैं इतने साल बाद, क्योंकि ये 34 साल सीपीआईएम का राज रहा, उसके बाद 12 साल ममता बनर्जी का। गिरते 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 ये राज्य कहां तक उतर गई है। तो ये लोग आज, ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, बंगाल के आवाम, बंगाल के लोग इस लोकतंत्र में वो अपनी बात, उन लोगों ने ये प्रदर्शन करके उन्होंने लोगों के सामने ये लेके आए हैं। और उनके ऊपर जो सुलूक हुआ, ममता बनर्जी जी भूल गई हैं कि यही लोग थे जिन्होंने उन्हें सत्ता पे ले आए थे, और आज यही लोग उनको कह रहे आप अभी विश्राम लीजिए, आप नमस्कार बोलिए और कृपया करके हमें हमारा नया रास्ता चुनने दीजिए, क्योंकि हम इस राज्य में, जहां राज्यपाल खुद कहते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, कलकत्ता पुलिस हटाए मेरे राजभवन से, तो और क्या कहें? द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद कहा है ना कि मैं डरी हुई, मैं निराश हूं। वो खुद कह रही है मुझे शोक है। एक बार बताइए राधिका, ये 2-3 सवाल हैं आपसे। एक तो आपसे जानना ये चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी भूमिका ठीक तरीके से निभा नहीं रहे क्या आप लोग? क्यों राज्यपाल को सीधे पार्टी बनना पड़ रहा है? और अब तो हद हो गई, राष्ट्रपति को भी पार्टी बनना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ठीक तरीके से बात नहीं रख पा रहे क्या, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को मैदान में आना पड़ रहा है? एक सवाल तो यह है। दूसरा, आपने कहा कि लोग जो है बदलाव चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से आज ही जा गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, नाराज हैं। पर अभी तो लोकसभा चुनाव हुए, तसल्ली से हारे आप लोग। पिछली बार के मुकाबले आधी सीटें भी नहीं पाए आप लोग। इस प्रकार की हालत आपकी हो गई, कैसे माने कि पश्चिम बंगाल के लोग आपको चाहते हैं और ममता दीदी को नहीं चाहते? अच्छा, अगर आप रास्ते में जाए, अभी की बात नहीं कह रही हूँ, 19 की भी बात कर रही हूँ, 21 की भी बात कर रही हूँ, 24 की भी बात कर रही हूँ, बंगाली में कहती हूँ, लोग कहते हैं भूखे ममता भूखे बीजेपी। मुंह से कहना पड़ता है क्योंकि हम इतने डरे हुए लोग हैं। ऐसा है कि उनका जो फंडामेंटल राइट है कि तुम बेझिझक बोलो अपनी मन की बात, तुम आगे लाओ, ये डरते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कोई किसी तरह की, जो कहते हैं ना, फ्रीडम नहीं है। बोलोगे तो गुंडा राज है, गुंडों को भेज के आपके पति, आपके बीवी, आपके बच्चों को हानि पहुंचाएंगे। अगर सबको पता है ये भारत को कि किस तरीके का चुनाव वहां पे होता है, बूथ कैप्चरिंग किस तरीके से होता है, और सब ये टीवी, सोशल मीडिया, सबको पता है क्या होता है। एक बात बताओ राधिका जी, ये जो सबको पता है, ये देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पता है कि नहीं पता है? और अगर पता है तो इस बात पर आपकी कितनी नाराजगी है? क्योंकि लोग तो ये मानते हैं कि मोदी जी के हाथों में और शाह जी के हाथों में ये देश बड़ा सुरक्षित है। उनके रहते हुए ऐसी दहशत में देश के लोग जी रहे हैं किसी राज्य में, तो ये तो बड़ा शर्मनाक हो जाएगा। क्या कहती हैं आप? ये दहशत आज का नहीं है। बंगाली कौम जब से सीपीआईएम आए हैं जी, वो भी उनका जो तरीका था वैसा ही था गवर्नेंस का। ममता बनर्जी ने तो हद ही पार कर दिया था। वही का पहले कार्डर में गुंडे थे, अभी इनके वर्कर्स में गुंडे हैं। तो ये देखिए, देश को आप बंगाल से ना मिलाएं। अच्छा। बंगाल में ममता बनर्जी जी एक पारिवारिक एक नेता है, वो अपने राज्य को जिस तरीके से चलाती है कोई दूसरा राज्य देश में चलता नहीं है। तो जब हम बंगाल की बात करते हैं, हमें समझना चाहिए कि बंगाल बाकी के देश से परे है। आप समझिए, आज ये जो हो रहा है, कभी किसी ने सोचा था कि इस तरीके से लोग निकलेंगे? लोग कहते हैं ये तो बीजेपी करा रहे हैं। भैया, अगर हम इतने लोग ला सकते थे तो हम जीत के बैठवी कुर्सी पे बैठ सकते थे ना। आज यहाँ पे कोई कह रहा है कि स्टूडेंट्स का था। भाई साहब, स्टूडेंट्स का था,
पर आप बाकी के उनके माँ, उनके बाप, उनके दोस्त, उनके बाजू में रहने वालों को कैसे आप रोकोगे कि आप प्रदर्शन ना करो? राधिका जी, मतलब आप स्पष्ट तौर पे करिए ना कि मोदी जी और अमित शाह के रहते हुए भी इस देश में पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। हम तो बड़ा भरोसा करते थे कि इन दोनों के रहते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं डरा सकती। आप तो बता रही है देश के अंदर भी लोग डरे हुए हैं। मोदी जी का नाम क्यों ला रहे हैं आप? अमित जी का नाम क्यों ला रहे हैं? अगर चर्चा करनी है हमने ममता बनर्जी की करनी है। देश तो बहुत खूब चल रहा है, सबको पता है कि मोदी जी किस घर के लीडर है। तो अब एक सवाल और है आपसे और उसके बाद में चलता हूं मैं संजय चक्रवर्ती जी के पास, जिन्होंने इतनी दहशत का वातावरण पश्चिम बंगाल में बना रखा है। ये जब ये सरकार इतनी अराजक है, इस सरकार को लेकर मेरे पास में बयान है माननीय राज्यपाल जी के। राज्यपाल जी ने कहा 21 अगस्त को, बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, उसने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई है। सम्माननीय राज्यपाल जब ऐसा बयान बोलते हैं तो ऐसी सरकार को केंद्र सरकार बर्खास्त क्यों नहीं करती है? क्या सेटिंग है ऐसी जिसके चलते केंद्र सरकार ऐसी अराजक सरकार को, ऐसी दमनकारी सरकार को हटा नहीं रही है? क्या कहती है राधिका जी, क्या गड़बड़ है? आपने मुझे क्या पूछा? हाँ, ये तो आप ही से पूछेंगे ना, केंद्र सरकार क्यों नहीं हटाती? देखिए, हवा बदल गया, ये खुद ब खुद हटने वाली है। हम इस पे ज्यादा अभी मगजमारी नहीं करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने ममता बनर्जी जी को लाए थे, आज उन्होंने अपना ताकत, अपनी शक्ति दिखा दी है। आज ममता बनर्जी जी इतनी डरी हुई है कि किस तरीके का वो बयान दे रही है कि पूरा ये सारे राज्य जलेंगे। हाँ, यूपी जलेगा, बिहार जलेगी, नॉर्थ ईस्ट जलेगी, हाँ ये सब बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा। ये क्या बेहूद माने बेहूदगी का ये मेरे ख्याल प्रमाण से निकल गया है इनकी। तो राधिका जी के दो बयान हमारे पास में आए। पहला तो उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में लोग बड़े डरे हुए रहते हैं, पर आखिरी टिप्पणी उनकी है कि जिसके कारण से लोग डरे हुए रहते थे ना, वो ममता बनर्जी अब बहुत डरी हुई हैं। तो ऐसी डरी हुई नेता को कैसे देख रहे हैं संजय चक्रवर्ती जी? और ये पूरा प्रकरण जो 8-9 अगस्त को राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ है, कितना नुकसान पहुंचा चुका है आपकी सरकार को और ममता दीदी की साख को? संजय, आपने शायद म्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट कर देंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी संजय जी। देखिए, अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता खुद ही कंफ्यूज हैं। अभी कभी कहती है कि जनता डरी हुई है, कभी कहते हैं ममता बनर्जी डरी हुई है। अब पहले तो ये कंफ्यूजन क्लियर करे कि कौन डरा हुआ है, बीजेपी डरी हुई है या फिर और कोई डरा हुआ है, ममता बनर्जी डरी हुई है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने ये बताया कि अब तक तो जनता डरी हुई थी, इस घटना के बाद से जनता सड़क पर आ गई, उसके कारण से आपकी पार्टी और ममता बनर्जी डरी हुई है, ऐसे ही बता रही हैं राधिका जी। क्या कहते हैं? वही तो मतलब डर का खेल है पूरी तरीके से। ये दिखाया गया कि डर का खेल है सारी तरफ जी। ये डर का खेल जो है, आप ये असली बात कहानी ये है कि बीजेपी खुद डरी हुई है। बीजेपी के अंदर फूट मची हुई है। बंगाल में बहुत सारे एमएलए एमपी आज देखिएगा, आज वो सड़क पे नहीं आए जी। तो सड़क पे इसलिए नहीं आए क्योंकि वो संपर्क में है हमारे साथ, संपर्क में है। और ये बात बीजेपी को इंटरनली पता है कि वो संपर्क में हमारे साथ है। यही वजह है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से तूल दिया गया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जी। पहले तो ये बताइए कि इस समय ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले है जी, तो राज्य सरकार का तो कोई दिलना देना नहीं। दूसरी बात है, इसकी जांच सीबीआई कर रही है, तो इसमें भी राज्य सरकार का, तो इसका मतलब अगर सीबीआई जांच करे तो गृह मंत्रालय के हवाले से होता है। तो गृह मंत्रालय के हवाले से अगर सीबीआई जांच कर रही है तो इसमें अब ममता बनर्जी कहाँ आ रही? ममता बनर्जी ने तो यही कहा था, शुरू में ही कहा था कि हम फास्ट ट्रैक बना करके जो है 7 दिन के अंदर फांसी चढ़ाना चाहते हैं उसको। तो ये बात अब उसको हम लोग उस पर लेकर के भी आएंगे। आज दुख दर्द मुझे सबसे ज्यादा ये हुआ कि मैं राष्ट्रपति जी का भाषण सुनने के बाद मुझे बड़ा दर्द हुआ इस बात को लेकर, क्योंकि उन्हें मणिपुर के समय जब घटना हुई थी, जिस तरह एक सैनिक के साथ, जो सैनिक की बीवी के साथ ऐसी घटना हुई, तो उस समय वो दर्द कहाँ चला गया जी। अभी परसों जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बच्चियां वो गई हुई थी झांकी देखने के लिए। सुबह उनकी लाश मिलती है रेप के साथ पेड़ पे टंगा हुआ। वो दर्द, तब ये सब दर्द कहाँ चला जाता है? बदलापुर की घटना, वो दर्द कहाँ चला जाता है?
जो 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ तब दर्द कहाँ चला जाता है। जब जो है एक नर्स के साथ 6 लोग गैंग रेप करते हैं तब ये दर्द कहाँ चला जाता है। ये दर्द क्यों बीजेपी के शासन में हुआ, इसलिए दर्द नहीं। ये बीजेपी के शासन में इसलिए डिबेट नहीं होता है, जितने मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। और मैं देख रहा हूं इस महिला के साथ लगातार 18-19 दिन हो गया है, लगातार जो है किसी ना किसी चैनल में रेप ही हो रहा है। मैं तो साफ बोलूंगा, किसी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, किसी ना किसी कारणवश उसको रेप करने की कोशिश की जा रही है और लगातार कोशिश की जा रही है। जबकि उसके बाद से आप देखिएगा बाढ़ आ गई है। मतलब आप उत्तराखंड को देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान को देख लीजिए, राजस्थान की आज की घटना है उसको देख लीजिए, परसों उत्तर प्रदेश की घटना को देखिए, बदलापुर का घटना देख लीजिए, तमाम ऐसी घटना उभर के सामने आए, लेकिन किसी भी चैनल में सिर्फ बंगाल के। संजय जी, बाकी सबको तो बाद में देख लेंगे, अभी आप अपनी सरकार के भविष्य को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जिस तरीके से घटना तूल पकड़ रही है, कल जिस तरीके से सचिवालय पर प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़क पर थे, आज भी बीजेपी के बंद के दौरान सरेआम गोलियां चलती हुई दिख रही हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आपका प्रदेश राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? ये कोई आशंका आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? चीजें आपके हाथ से फिसल रही हैं, चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं। आप रेप की घटना को नहीं रोक पाए, कोई बात नहीं, पर उसके बाद 7,000 लोग उस मेडिकल कॉलेज में आके धावा बोल दिए, इमरजेंसी वार्ड को तहस नहस कर दिए। वो नाकामी आपको कितना भारी पड़ रही है? कुछ डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? राधिका जी बता रही हैं, ममता जी डरी हुई हैं। हाँ, वो तो मैंने अभी सुना है, मैं भी उस पूरी स्पीच को मैं उनका सुन रहा था, उनके भाषण को सुन रहा था। डिबेट में वो कह रहे थे कि ममता जी डरी हुई हैं। देखिए, पहली बात यह है कि रेप हुआ, उसका दर्द है, अफसोस है, और उसकी न्याय मिलनी चाहिए, और उसको कड़ी से कड़ी न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। ये तो हम अपनी तरफ से पुरजोर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पे जो है पूरी तरीके से सही ढंग से जांच हो, और जितने भी अधिकारी हैं, हमारे भी कोई जो अधिकारी हैं, उनकी भी जो है जांच चल रही है, उनको भी जो है कोई ना कोई सजा जरूर मिलेगी इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन इस तरीके से केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ बंगाल ही में ही रेप हुआ है, तो बाकी जगह पे ऐसा पुरस्कार नहीं दिया जाता ना? जिस राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की घटना घटित हुई, जहां पर मेडिकल कॉलेज का प्रशासन संदेह के दायरे में है, उसके प्रिंसिपल को 4 घंटे के भीतर और बेहतर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाए, ऐसा पुरस्कार दिया जाए। ऐसा ना तो महाराष्ट्र में हो रहा है, ना ऐसा बिहार में हो रहा है, ना ऐसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो इसलिए चक्रवर्ती जी, आपके संदर्भ में सवाल उठ रहा है कि आप हत्यारों के साथ में हैं, या आप इस प्रकार के आरोपियों के साथ में हैं, या आप खुद उसमें मिले हुए हैं, जैसे टीएमसी के संदर्भ में। तो आप मानते हैं क्या गलती हुई संदीप घोष के मामले में? चूक गए आप मामले की गंभीरता को जानने में, या मामला इतना संलिप्तता का है कि उसे अकेले छोड़ नहीं सके आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने फिर कहा कि घटना की जांच इंटरनली हमारे यहाँ पे भी चल रही है, और जो भी संदिग्ध नहीं, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। आप कुछ दिन का इंतजार करिए, 4 से 5 दिन का इंतजार करिए, आपको सबका करीब 30 लोग अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। वो तो ठीक है। संदीप घोष के मामले में आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि आपकी सरकार से चूक हो गई और इसने आपको संदेह के दायरे में ला दिया? क्या कहते हो संजय? यह ठीक काम हुआ था? संदीप जी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बड़े नामी डॉक्टर हैं, उन्हें खाली कैसे छोड़ सकते थे? 4 घंटे में हमने उन्हें दूसरे काम पर लगा दिया। देखिए, मैंने फिर मैं बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर घटना की अगर चूक ना हुई होती तो आज यहाँ पे हम लोग बैठ कर डिबेट नहीं कर रहे होते। मानवीय घटनाएं हैं, मानवीय घटनाओं से चूक होती है, और उस पर जो है आज उसको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक में आपको इसका मतलब, जो बीजेपी आज जो धरना प्रदर्शन कर रही है, तो इसका मतलब आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आपको गृह मंत्रालय पे भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। कल मैंने देखा था स्टूडेंट का धरना पर, 50 साल का कौन सा स्टूडेंट होता है? 50-50 साल के बुढ़े लोग जो है वो धरना प्रदर्शन का काम कर रहे थे, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कौन से स्टूडेंट थे, कहाँ के स्टूडेंट थे, कहाँ से लेकर के आए थे ये स्टूडेंट, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? एक बात और बताओ संजय जी, फिर जाके मैं चलता हूँ विस साहब के पास में। ये जेपी नड्डा जी तक बहुत नाराज हुए आप लोगों पर। वो कल जिस तरीके से आपने वाटर कैनन चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलवाई, न्याय की मांग को लेकर छात्र सड़क पर आए थे, उनका सड़क पर आना आपको इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ? इतने बर्बर हो गया। छात्र आंदोलन से निकली थी ममता बनर्जी, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा लाठीचार्ज, ऐसा जुल्म आप लोगों ने क्यों किया? जेपी नड्डा जी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जी। 2021 में जो
डॉक्टरों के लिए जो कानून पास हुआ था उसको पास नहीं कर देते हैं जी। क्यों नहीं पास कर देते हैं? उसको कहाँ के दबाए बैठे हुए हैं, किस लिए दबाए बैठे हुए हैं? अब ये कानून जो बनाया गया था 2021 में, उस कानून को दबाने का क्या मतलब है? आप सिक्योरिटी के वो कानून बना हुआ था, उस कानून को पास कर दिए होते, उस कानून के तहत ही कार्रवाई हो गई होती, तुरंत के तुरंत कार्रवाई हो जाती। लेकिन आज भी मुंह में दही जमा कर बैठे हुए, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो आप भी कौन से बात करने जाते हो? अब देखो, मैंने पूछा आपसे कि कल आपने इतनी लाठियां क्यों चलवाई छात्रों पे, वाटर कैनन क्यों चलवाई, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े, तो आप इस पर नहीं बोलना चाहते। आप बोलना चाहते हो जेपी नड्डा जी ने वो कानून का ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था उस पर साइन क्यों नहीं किए। आप लोग मुद्दे पर बात करने से बचते क्यों हैं? देखिए, कानून व्यवस्था कोई भी अपने हाथ में लेगा तो उसके साथ जो चली है गड़बड़ काम नहीं किया गया। पुलिस को तितर बितर करने का अधिकार है, पुलिस को कानून व्यवस्था को ठीक करने का, पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, संजय चक्रवर्ती जी का ये कहना है। पर मैं विश्व साहब आपके पास में राजनीतिक मसले पर नहीं आना चाहता, जानना ये चाहता हूं कि सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और नौसिखिया मुख्यमंत्री नहीं है, बड़े लंबे समय से मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उससे पहले केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, कई बार की सांसद विधायक हैं। उन्होंने कहा 16 दिन बीत गए सीबीआई जांच को, अभी तक कुछ निकला नहीं। भाई पुलिस के द्वारा नहीं निकलता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, पर 16 दिन हो गए विश्व साहब, ऐसे गंभीर मसले पर अभी तक कुछ निकला नहीं, अभी तक यही पता नहीं चला एक आदमी का काम है या आदमियों के समूह का काम है। जब राज्य पुलिस कर रही थी तो बोले कि अभी तक पता नहीं, एक आदमी तो कम से कम पकड़ा था, 16 दिन से सीबीआई ने तो किसी दूसरे को भी नहीं पकड़ा। ये किस तरीके से काम करती है पुलिस और किस तरीके से काम करती है सीबीआई? ये आपके लोग कैसा काम करते हैं भाई? देखिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो रहते हैं वो सामान्यतः आइसोलेशन में कमिट किए जाते हैं कि उनके कोई चक्षुदक्षी साक्षी नहीं होते। शायद ये एक कारण रहता है कि अपराधियों तक पहुंचने में थोड़ा विलंब हो सकता है जी। अगर इस प्रकरण को हम देखें तो जैसे चक्षुदाक्षी कोई आई विटनेस इसके अंदर नहीं थे, लेकिन शायद सीसीटीवी कैमरा की सहायता से एक व्यक्ति का आना जाना देखा गया और शंका के आधार पर उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर शायद अब गिरफ्तार किया गया है जी। अब उसके अलावा शायद एविडेंस जुटाने में, जब मैंने बोला जब ब्लाइंड केस होता है तो पुलिस को थोड़ा समय लगता है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट करने की बात मीडिया में आई है। पॉलीग्राफ जो टेस्ट किया जाता है उसके आधार पर कुछ क्लूज पुलिस को मिल सकते हैं। ऐसे और भी टेस्ट हो सकते हैं, वो चाहे नार्को टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग का टेस्ट हो, ये कुछ ऐसे टेक्निकल टेस्ट हैं जिससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में आगे कुछ क्लूज मिलते हैं। तो वो क्लूज जो हैं वो अपने आप में साक्ष्य में एडमिसिबल नहीं होते, लेकिन उसके बेस पर आगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। देखिए, जब तक पर्याप्त एविडेंस नहीं होता किसी को गिरफ्तार करना, वो भी मुझे लगता है जायज नहीं होता। तो चाहे वो स्थानीय पुलिस हो और चाहे वो सीबीआई हो, जो इन्वेस्टिगेशन के जो मापदंड हैं मुझे लगता है वो दोनों पुलिस को पूरे करने होंगे। गिरफ्तार करने से पहले एक पर्याप्त इतना एविडेंस, ताकि वो रीजनेबली वो कोर्ट को जस्टिफाई कर सकें कि इनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों थी और उनके विरुद्ध क्या साक्ष्य था। नौ प्रश्न ये होता है कि आप मौके पे जांच करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब ऐसे प्रकरण रहते हैं जो ब्लाइंड केसेस रहते हैं, बहुत जरूरी होता है कि जो स्पॉट है, जो सीन ऑफ क्राइम है, वो सुरक्षित रहे जी। मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय सरकार द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया कि 6 घंटे के अंदर इंस्टीट्यूशंस के जो हेड हैं वो पुलिस को सूचित करें अगर कोई घटना होती है। ऐसा प्रावधान मैंने पोक्सो में देखा था कि जो इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं, बच्चों के संबंधित अपराध अगर उनको ज्ञान होता है, एप्रीहेंशन होता है, तो वो सूचित करें। इसी प्रकार का ये निर्देश, हालांकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये कानून का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी वो जिम्मेवारी है। मुझे लगता है इसके साथ एक चीज और जरूरी है करना कि जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती और अगर किसी प्रेमाइसिस में, इंस्टीट्यूशन के प्रेमाइस में अगर कोई अपराध घटित होता है तो वो घटनास्थल तब तक सुरक्षित भी रखें, केवल सूचना देने के अलावा उसको सुरक्षित रखा जाए। ये जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए कि पुलिस के पहुंचने से पहले अगर वो ब्लाइंड केस है जिसमें कोई आई विटनेस है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, अगर किसी भी प्रकार की एविडेंस टेम्परिंग हो जाती है, चाहे वो जानबूझकर हो चाहे वो नेग्लिजेंस से हो, जैसा भी होने से कई सबूत ऐसे हैं जो नष्ट हो सकते हैं, तो उससे पुलिस को विवेचना में कठिनाई आ सकती है। तो मुझे लगता है जो अभी जो सीआरपीसी की जगह जो हमारा अभी बीएनएसएस जो कानून नया आया है उससे सिमिलर उसके प्रावधान है जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है।
मैं थोड़ा विश्व इतना अंदर तक नहीं जाना चाहता। मैं जानना ये चाहता हूं कि जैसे हालात अभी राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज के इस अनाचार और हत्या के मामले में, सुशांत राजपूत, उस समय पर भी कई कहानी आती थी ऐसा वैसा, पर बाद में अभी तक पता नहीं है कि सुशांत राजपूत में वस्तुतः हुआ क्या। तो आपसे जानना चाहता हूं, आप तो बड़े अनुभवी पुलिस अधिकारी रहे हैं, जिंदगी इस काम में लगा दी, क्या देख पा रहे हैं? वाकई माहौल बहुत संदेहास्पद है मामला, या कुल मिला के कोशिश की जा रही है इतना संदेहास्पद कर दिया जाए कि हर व्यक्ति अपनी सियासी जरूरतों की पूर्ति कर पाए? सुशांत सिंह केस का आपने वर्णन किया तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। उस प्रकरण में कोई हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ था और वो डेथ के जो कारण हैं, जो अपरेंट कॉज ऑफ डेथ है, वो स्पष्ट नहीं था। इनिशियली जो मुंबई पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन बाद में जब वो अपराध पंजीबद्ध हुआ तो वो सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस है वो शायद मीडिया में नहीं आई है। देखिए, जैसे मैंने कहा, ऐसे प्रकरणों में साक्ष्य जुटाना, चाहे आपने जो मटेरियल, जो फ्लूइड वहां से जब्त किया है, चाहे बॉडी से किया हो या स्पॉट से किया हो, उसकी लैब से रिपोर्ट आना, रिपोर्ट के आधार पे आगे कार्रवाई करना, मुझे लगता है पुलिस को थोड़ा समय मिलना चाहिए। मैं ये एक्चुअली कहने जा रहा था कि ये प्रावधान है कानून में कि 7 से 90 बिंदु और बता दीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रेम कुमार जी के पास। 8 तारीख की घटना है, 4 दिन तक जांच की राज्य पुलिस ने और पिछले 16 दिन से जांच कर रही है सीबीआई। कहानियां बहुत हैं, पर आधिकारिक रूप से अभी तक ये तक स्पष्ट नहीं किया गया है किसी भी एजेंसी के द्वारा कि इस घटना को एक व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया गया या व्यक्तियों के समूह के द्वारा अंजाम दिया गया। इतना समय लगने के संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे आप, जिसमें यह भी आ रहा है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट हो चुका है, पर अभी तक इसे एजेंसी के द्वारा आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, मुझे लगता है जो टेक्निकल एविडेंस है या जो पॉलीग्राफ टेस्ट के जो रिजल्ट आए हैं, उसके आधार पे शायद पुलिस के पास पर्याप्त एविडेंस अभी नहीं होगा कि आधिकारिक रूप से वो कोई स्टेटमेंट दे। तो मुझे लगता है कुछ समय की बात है, अवश्य ही किस निष्कर्ष पे पुलिस पहुंचती है, वो जो प्रोग्रेस होगी, मुझे लगता है बहुत डिटेल्स मीडिया में देने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब हम गिरफ्तारी के लेवल पर आएंगे या ये स्पष्ट होगा कि अपराधी कौन है और कितने हैं, तो मुझे लगता है सीबीआई अवश्य उसमें आपका इतना तजुर्बा है, एक महिला के साथ अनाचार और हत्या के मामले में इस नतीजे पर पहुंचने में कितना समय चाहिए कि ये एक व्यक्ति का काम है, ये व्यक्तियों के समूह का काम है, या इस मामले में दिक्कत है कि अगर व्यक्ति बता दिया तो फिर कहानी उतनी पेचीदा नहीं हो जाएगी, उतनी सनसनीखेज नहीं हो जाएगी, उतनी रहस्यमयी नहीं रह जाएगी जितनी वक्त के अनुसार जरूरत है? नहीं, मैं ऐसी इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है पुलिस शायद नौकरी में एविडेंस नहीं, लेकिन पुलिस एविडेंस के आधार पे काम करती है। मुझे लगता है जैसे जैसे एविडेंस आएगा, साक्ष्य आएगा, पुलिस उसी के आधार पे ही स्टेटमेंट देगी। पुलिस कंजेक्चर्स के आधार पर। अनुभवी पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते इतना तो बता दीजिए, कितने दिन में इस नतीजे पे पहुंच पाते हैं आप, ये व्यक्ति का काम या व्यक्तियों के समूह का काम? क्योंकि अभी तक तो हम ये देखते थे तमाम मामलों में व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। मेरा ऐसा मानना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुख्ता होनी चाहिए ताकि अल्टीमेटली सजा मिल सके। इन्वेस्टिगेशन में लूज एंड्स नहीं छोड़ने चाहिए, जो चेन ऑफ एविडेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो फिर ये बताइए साहब, एक बात पूरी करता हूं, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और सर्कमस्टांशियल जब एविडेंस होता है तो पुलिसों को चेन ऑफ एविडेंस स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। साहब, आपका तो तजुर्बा इतना है, मैं बार बार आपके तजुर्बे पे बड़ा जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं सत्य और तथ्य दोनों तक पहुंचना चाहता हूं जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसे मामलों में या चिकित्सकीय परीक्षण बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है जी। क्या पोस्टमार्टम और चिकित्सकीय परीक्षण के द्वारा इस चीज को नहीं जाना जा सकता कि यह व्यक्ति का काम या व्यक्तियों के समूह का काम? ऐसा उसमें आता नहीं है क्या? नहीं, सामान्यतः ये होमिसाइडल है, सुसाइडल है, किस प्रकार की डेथ है, कॉज ऑफ डेथ जो है वो पोस्टमार्टम के अंदर स्पष्ट किया जाता है। कितने व्यक्ति हैं या कौन कौन इन्वॉल्व है, ये इन्वेस्टिगेशन काम होता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स इसको स्पष्ट बता पाएंगे। ये एक व्यक्ति का काम या व्यक्तियों के समूह का काम, ये पोस्टमार्टम में नहीं आता है। ये ऐसा नहीं आता। अगर जो फ्लूइड अगर जो जब्त किए गए, सपोज कीजिए कि सीमन अगर जब्त किए गए और डीएनए जांच होती है, ऐसा पाया जाता है कि सीमन एक से अधिक व्यक्ति का है, तो उसके ऊपर अंदाजा लगाया जा सकता है, तो वो दूसरी लैब जांच करती है, डीएनए जांच करती है। कितना टाइम लग जाता है? पोस्टमार्टम जो है लगने को तो वो 3-4 दिन के अंदर रिपोर्ट आ सकती है। तो इसमें तो हफ्ते बीत गए अभी। देखिए, अब सार्वजनिक करना ये निर्णय तो पास चलते हैं, काफी कुछ चीजें
आर.के. विज साहब के माध्यम से सामने आई हैं, पर प्रेम कुमार जी, कौन अपना दायित्व ईमानदारी से नहीं निभा रहा, यह सवाल खड़ा हो गया बयानों से। क्या ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस अपना दायित्व ठीक से नहीं निभा रही, या भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है पश्चिम बंगाल का, वो मौजूदा परिस्थितियों में अपना दायित्व ठीक तरीके से नहीं निभा रहा? राज्यपाल लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, क्या वो अपना दायित्व ठीक से नहीं निभा रहे? और इन सारी चीजों के मद्देनजर राष्ट्रपति को अपनी टिप्पणी करनी पड़ी है। इन सबको बतौर वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, आप कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया हिमांशु जी। देखिए, घटना घटी, इमीडिएटली पुलिस प्रशासन की और अस्पताल प्रशासन की दोनों पर उंगली उठती है, उनको जिम्मेदारी लेनी होती है। घटना के तुरंत बाद भी पकड़ा जाना था और उसका जवाबदेही उनके पास थी, लेकिन उसके बाद की जो घटनाएं अहम हैं। ऐसा कम मामलों में देखा जाता है कि 4 दिन से भी पहले हाई कोर्ट का निर्णय आ जाता है, केस सीबीआई के पास चले जाता है, राज्यपाल महोदय मानो खड़े हों, इंतजार कर रहे हो कि कैसे ममता बनर्जी के सरकार पर उंगली उठाएं। हालांकि आज ममता बनर्जी ने याद भी दिलाया है कि एक महिला कर्मचारी ने खुद राज्यपाल के ऊपर में गलत आरोप लगाए थे और उसको उन्होंने ड्यूटी में दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया, तो वो होता है। उसके बाद मैं तो कहूंगा डॉक्टरों को, डॉक्टर्स के ने जो हड़ताल किए, डॉक्टर्स ने हड़ताल किए, क्या मांग रखी थी? उन्होंने डॉक्टर के प्रोटेक्शन की मांग को सबसे प्रमुख बना दिया था। यानी उनके साथ जो मरीज आए दिन गलत व्यवहार करते हैं, वो मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा, इस डॉक्टर बच्ची की हत्या और बलात्कार मामले से जोड़ करके वो अपना वो मुद्दा सोल्व करने लग गए, जबकि डॉक्टर को इंसाफ दिलाना प्रमुख मुद्दा होना चाहिए था। देशव्यापी हड़ताल हो गई। मानो ये महिला अगर डॉक्टर नहीं होती जिनके साथ बलात्कार हुआ, तो इन डॉक्टरों को तो कोई लेना देना नहीं था इस हड़ताल से। इनको चाहिए अपनी इनसिक्योरिटी, वो पूरा मुद्दा ही भटका के ले गए और उसके बाद पूरे देश में हड़ताल कराई। इस बीच राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने कोई अवसर नहीं छोड़ा कि इसका फायदा उठाया जाए। अब स्थिति यह है कि राष्ट्रपति जी भी कम प्रतिक्रिया दे रही हैं। तो राष्ट्रपति जी बीते राखी के दौरान जिक्र करती हैं कि बच्चियां उनसे पूछ रही थी कि आप क्या इंश्योर कर सकती हैं कि निर्भया कांड दोबारा नहीं होगा। राष्ट्रपति जी इंश्योर नहीं कर सकी, उनकी बातों से ही लगता है, और उन्होंने कहा ये पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है और वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि ये घटना पश्चिम बंगाल उन 10 राज्यों में नहीं है जहां 2009 और 2019 के बीच बलात्कार की घटनाएं दुगना से ज्यादा हो गई। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल का एक केस पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, राष्ट्रपति के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ममता बनर्जी इस्तीफा दे दे, इनका प्रॉब्लम खत्म है, सारा राजनीतिक आंदोलन खत्म है, ममता बनर्जी का इस्तीफा। क्या आप भी डॉक्टरों की तरह? प्रेम कुमार जी, क्या आप नहीं मानते हैं कि इस प्रकरण को सार्वजनिक होने के बाद से ममता बनर्जी की सरकार जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, उसने खुद मामले को संदिग्ध बना दिया? क्या प्रेम कुमार जी नहीं मानते हैं कि जो घटना आधी रात को घटित होती है, उसकी एफआईआर दर्ज होने में 14 घंटे से ज्यादा का समय लगा दिया जाता है? जो सार्वजनिक तौर पर, साफ तौर पर दिखता है कि एक हत्या का और अनाचार का मामला है, उसे आत्महत्या के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश जिन लोगों ने की, जिसमें उस कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम तक उल्लेखित हुआ, उसको 4 घंटे में और बेहतर जगह पर पदस्थ किया जाता है। क्या प्रेम कुमार जी नहीं मानते हैं कि इस बार ममता बनर्जी शुरू से लेकर आखिर तक चूक रही हैं? उनके अपने शासन के रहते हुए मेडिकल कॉलेज पर हमला हो जाता है, 7,000-8,000 लोग मेडिकल कॉलेज में घुस जाते हैं। क्या इस नाकामी के लिए ममता बनर्जी से सवाल नहीं होने चाहिए? और ममता बनर्जी उन सवालों के जवाब देने के स्थान पर मुख्यमंत्री रहते हुए खुद पैदल मार्च करने लगती हैं, तो क्या आप नहीं मानते हैं कि वह भी केवल और केवल सियासत कर रही हैं, जिनको हम बड़ी उम्मीदों के साथ अतीत में देखते आए थे? देखिए हिमांशु जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वो सारे फैक्टर्स इस केस में हैं जो प्रशासन और सरकार की ओर उंगली उठाते हैं।
पर यही साथ साथ कहना पड़ता है कि देश का ये इकलौता केस नहीं है जहां की इस तरीके से देर से केस दर्ज होता है, जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश होती, इकलौता केस नहीं है। लेकिन तुरंत इस केस को सीबीआई को दिया गया, ये भी सच है। उसके बाद ममता बनर्जी ने जो प्रदर्शन किया वो सीबीआई से डिमांड करने के लिए कि इस संडे तक सजा दे दो। हम उसके सहमति असहमति और सही और गलत वाले पक्ष पे नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी न्याय का ही पक्ष रखा, न्याय के लिए किया। किसी कल्प्रिट को बचाने के लिए क्या प्रदर्शन किया उन्होंने? ये अगर किया तो मैं तो नहीं मानता कि उन्होंने किया। उन्होंने घोषित तौर पर कहा कि हम इंसाफ के लिए और जल्दी न्याय के लिए और बलात्कारियों को फांसी देने के लिए और जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए, इसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रदर्शन में उतनी आलोचना होनी चाहिए। अगर वो अपराधी के साथ खड़े होते, जैसा कि हाथरस केस। अच्छा, एक बार बताइए प्रेम कुमार जी, ममता बनर्जी सीबीआई संडे तक में दोषी को पकड़े, उसे सजा दिलाए, इसके लिए सड़क पर उतर गई, और इस नाकामी के लिए उन्होंने शर्मिंदगी कब जाहिर की कि वो मुख्यमंत्री हैं, कलकत्ता राजधानी है, मेडिकल कॉलेज है, और वहां पर 7,000-8,000 लोग घुसकर तोड़फोड़ कर देते हैं, इमरजेंसी वार्ड तक को तहस नहस कर देते हैं। इसके संदर्भ में कुछ कहने की करने की जो तो वो महसूस नहीं करती हैं। इस पर आप कितने साथ खड़े हैं ममता बनर्जी के? निश्चित रूप से आवश्यकता है। वो दूसरी घटना जो कि पहली घटना को दबाने के लिए हुई, हमलावर हुई, लेकिन उसमें ममता बनर्जी का बयान ये नहीं आया कि उनके लोगों ने ऐसा किया। उनका तो आरोप था कि अपोजिशन इसमें शामिल है। अरे प्रेम कुमार जी, आप जैसा सुधी पत्रकार कहां उलझ रहा है? मुख्यमंत्री हैं भाई, उनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था कायम रखना, कानून व्यवस्था कायम रखना। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए राजधानी के मेडिकल कॉलेज में 7,000-8,000 लोग घुस जाते हैं और वो एक जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करते हैं। एक पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई करने में हाथ कांप गए। लौ महिला कहलाने वाली ममता बनर्जी के इस मजबूरी, इस बेबसी पर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्या प्रेम कुमार जी? बिल्कुल कहना चाहेंगे, बिल्कुल कहना चाहेंगे। ममता बनर्जी का फेल्योर है सरकार का, इसमें तो कोई दो मत नहीं है जी। लेकिन कई और घटनाओं का भी संदर्भ आ जाता है ना। लाल किले पर कोई आके झंडा फहरा जाता है, किसी का इस्तीफा हुआ था क्या? मणिपुर में 1.5 साल से हिंसा चल रही है, एक दिन की घटना नहीं, एक हिंसा की घटना पर हम ममता बनर्जी पर इतने आक्रामक हैं। मणिपुर में 1.5 साल से हिंसा चल रही है, उस पर कोई आक्रामकता नहीं है। तो आपकी मांग क्या है प्रेम कुमार जी? चूंकि आप मणिपुर पर आक्रामक नहीं है इसलिए ममता बनर्जी पर भी आक्रामक मत रहिए, या आप चाहते हैं कि ममता बनर्जी का इस्तीफा होना चाहिए और साथ साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए? खड़े कहां हैं प्रेम कुमार जी, क्या चाहते हैं आप? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो एक घटना है, अगर इस एक घटना से अगर मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाना लगे तब तो ऐसी घटनाएं रोज प्रायोजित होंगी। नहीं, घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है प्रेम कुमार जी। घटना के बाद जो कुछ घटित हो रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं। इसके संदर्भ में कोई तर्क दीजिए ना। 2 विषयों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं प्रेम कुमार जी। एक, जो राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे संदीप घोष, वो अपना इस्तीफा देते हैं दबाव के चलते, माहौल के चलते, तनाव के चलते, और 4 घंटे बाद ही ममता बनर्जी की सरकार उनको उससे बेहतर मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त कर देती है। इसके संदर्भ में प्रेम कुमार जी क्या मानते हैं? और ममता बनर्जी उस मेडिकल कॉलेज को सुरक्षा दे पाने में नाकाम रहती हैं बतौर मुख्यमंत्री, जहां पर इस अनाचार की घटना को अंजाम दिया गया था। 8,000 लोग घुस जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, 10, 20, 50 नहीं, 8,000। कहां? कलकत्ता में। कलकत्ता क्या, पश्चिम बंगाल की राजधानी। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी, इस पर उनको भारत रत्न देने की जरूरत है या दंडित होने की जरूरत है? जी प्रेम कुमार जी। देखिए, एक घटना को दूसरे घटना से कंपेयर करके नहीं देखना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन एक घटना से पूरी सरकार का इस्तीफा लेने की शर्त पर उसको बदल देना ये कहीं से जायज नहीं है। मैं यहां कह रहा हूं, जो घटना घटी, अस्पताल पर हमला हुआ, ये सरकार का फेल्योर है, शासन का फेल्योर है। लेकिन ये भी सच है कि उसके बाद वो सीबीआई के हाथ में जो केस आया है, पुलिस ने जो जांच की, उससे कितनी नई बातें सीबीआई में की जांच में आई हैं।
ये अब तक एक के बजाय एक भी स्पष्ट नहीं। प्रेम कुमार जी का कहना है घटना हुई, गलत हुआ, घटना के बाद जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे भी सही नहीं कहा जाता, लेकिन इस घटना के आधार पर एक मुख्यमंत्री और सरकार का इस्तीफा ही चाह लिया जाए तो फिर जाके मामला कहीं जाके रुकेगा नहीं। तो मैं आता हूं वापस राधिका भट्टाचार्य जी के पास। आपदा में अवसर तलाश रही है भाजपा, ऐसा वातावरण बन रहा है, और चुनावी राजनीति में जिस ममता बनर्जी को हरा पाने में नाकाम रह रहे हैं आप, उसे इस तरीके से हटाने की जुगत बना रहे हैं आप, ऐसा भी वातावरण बन रहा है। राधिका जी क्या कहते हैं आप? पहले तो मैं कहूं कि प्रेम कुमार जी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से सुना और मुझे आपके प्रश्न भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं बहुत चैनल्स पे जाती हूँ हिमांशु जी, पर आपके जो सवालात है बहुत ही अच्छे सवालात है जी, धन्यवाद। प्रेम कुमार जी के घर में भी बेटियां होंगी। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि जब हम एक ऐसे प्रदेश की चर्चा करते हैं जहां पे अराजकता तो है ही सही, और बंगाल को हम दूसरे राज्यों से हम कंपेयर नहीं करते, और इस आज का जो मौजूद है वो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल की ही मैं बात करूंगी। मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते पे कुछ सवाल करूंगी जी। अगर कल मैं एप्लीकेशन दूं कि मुझे आरजीकर हॉस्पिटल में जरा आप प्रिंसिपल बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे? इस नौकरी के लिए आपने एप्लीकेशन दिया, किसी ने जांच की, आप काबिल हो कि नहीं, आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपका बैकग्राउंड चेक क्या है। ऐसा इंसान जो इतना गिरा हुआ है डॉक्टर के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में, उसका जो नौकरी है राज्य सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री के परमिशन से ही हुआ होगा। अभी आप बताएं, राज्य सरकार का एक हॉस्पिटल पे कोई इंस्पेक्शन नहीं होता है क्या कि वहां पे कैमराज है कि नहीं, वहां पे सुविधाएं हैं कि नहीं, वहां पे कौन घूम सकता है, वहां पे किस किस तरीके के कारोबार हो रहे, शव का बोले, ऑर्गन का बोले, पैसा लेके स्टूडेंट्स को पास करने का बोले, हाँ सेक्स ट्रेड बोले, वहां पे तो सब कुछ हुआ है। अभी निकल गया कि जब बात निकलती है फिर दूर तलक जाती है, फिर अभी कोई डरा हुआ नहीं है, ना हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स डरे हुए, ना कोई। इसलिए उन्हीं के साथ काम किया एक सुपरिंटेंडेंट, पूर्वी सुपरिंटेंडेंट आके उन्होंने जुबान खोल दी और वो खुद कह रहे कि इनको सजा होनी चाहिए, शास्ति मिलनी चाहिए। तो मुझे जरा बहुत बुरा लग रहा है इस डिस्कशन में कि मैं एक औरत हूं, मैं सोचती हूँ कि मेरी घर की बेटी जाती है, डॉक्टर बनती है, कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार करके डॉक्टर बनती है, और मुझे लगता है कि अरे वाह, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत कुछ सीखेगी प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा, और एक राज्य सरकार उसे सुरक्षित नहीं रख पाती। और मुझे ये बात बताइए, ये जो संजीव राय है, एक वर्कर है बाहर का, पुलिस से कोई नाता नहीं है, फिर भी पुलिस के 4th बटालियन में जाके सोता है, उठता है, लंगर में खाता है, पुलिस का वो टी-शर्ट पहन के घूमता है, उनका मोटरसाइकिल लेके घूमता है, हर एक जगह में उसे एक्सेस है। कल मैं जाऊं और कहूं कि मुझे यहाँ जाना है, कोई मुझे रोकेगा नहीं, आप नहीं जा सकते। पर ये सिविक वर्कर को सब जगह उन लोगों ने, ठीक है राधिका जी, अपन थोड़ा उलझ रहे हैं। भावुकता भरी बात अपनी जगह, और एक सरकार का इस्तीफा या एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा अपनी जगह। वो अभियुक्त पुलिस के स्टिकर लगी हुई मोटरसाइकिल चलाता था, इसके कारण से उसका इस्तीफा हो जाना चाहिए। तो यहाँ भाजपा शासित कई राज्यों में तो IAS IPS किन किन मामलों में संलिप्त हैं, इसकी खबरें आती रहती हैं, कोई बचेगा नहीं भाई। ये सब जगह होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि बंगाल में ही होता है, पर बंगाल में इस हादसे के 3 दिन बाद उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद और ऐसे 3 जगह में ऐसा बलात्कार हुआ। वापस आप समझ सकते हैं, 24 परगना में हुआ, 3 जगह पे ऐसा बलात्कार हुआ। बंगाल में ये आम बात है, क्योंकि मैं भाजपा में हूं। मैं आपको अच्छा एक बात बताइए आप, मैं तो बात दूसरे पे करना चाहता था, जब आप इसी पे बात करना चाहती हैं तो वो एक असम है, जानती है ना आप, पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी ट्यूशन पे जा रही थी एक बेटी, शाम को 6 बजे उठा लिए, उसकी भी लाश ही मिली। तो ये जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी का इस्तीफा हो ही जाना चाहिए,
हेमंत बिस्वा का शर्मा का भी हो ही जाना चाहिए। अच्छा, वो बिहार है, आपके सहयोग से वहां पे सरकार है, नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू कहलाते थे कभी, आजकल तो नहीं बोलते। वहां पर घर के अंदर घुसकर उसके बाप के सामने लड़की को उठा के ले गए, उसकी भी अगले दिन सुबह लाश ही मिली। और संयोग से वो घटना उसी दिन की जिस दिन बंगाल में हुई थी। तो ये नीतीश कुमार का इस्तीफा कब मांग रहे हैं आप लोग? जी, आप मैं हूँ क्या कनेक्टेड? जी बिल्कुल है जी। हिमांशु जी, जहां पे भी बलात्कार होता है, जहां पे भी ऐसी हत्या होती है, वहां पे जो जिसने भी किया, जिसका भी प्रशासन हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बंगाल में होता है, बंगाल में बहुत ही ज्यादा होता है। मरने की बात हो गई है, जहां पे बलात्कार, रेप और ये सारी जो गंदी गंदी बातें हैं, और हम अपने आप को भद्र लोग समाज कहते हैं। कहाँ भद्रता चली गई हमारी? और नेतृत्व जैसा होता है वैसे ही लोग होते हैं। अगर आप गुंडों के साथ राज करोगे, जिनको आप खुला छोड़ दोगे, जाओ डरा के आओ, कुछ भी करके आओ, बंदा डर जाए, परिवार डर जाए, तो गुंडे तो वो सब करेंगे। पर हम वापस जाते हैं इस बात पे कि भाजपा ये नहीं करा रही है। अच्छा, एक बात बताइए राधिका जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहिए। देखो, राज्य सरकार पर तो आपको भरोसा नहीं था, राज्य की पुलिस पर भी आपको भरोसा नहीं था, पर सीबीआई पर तो आपको भरोसा होगा और केंद्र सरकार पर भी भरोसा होगा। तो दो सवाल आपसे हैं। जब आप इतना आधिकारिक रूप से कहती हैं और आपके राज्यपाल भी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, मेरे पास लाइन से बयान है, वो सीवी आनंद बोस है और उससे पहले जगदीप धनखड़ भी हुआ करते थे, आजकल उपराष्ट्रपति हैं देश के, वो भी बोलते थे ये पश्चिम बंगाल में अराजकता है, ममता बनर्जी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पर क्या बताएं, उसके बाद लोग विधानसभा चुनाव हुआ, वो फिर से और ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में आ गई। अब आनंद बोस भी लगातार चिल्ला रहे, उनके अलग अलग बयान है। 21 अगस्त का मैंने बताया ही था, बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। 17 अगस्त को एक साक्षात्कार था, उसमें भी उन्होंने बोला राज्य में गुंडागर्दी घोटाले बहुत बढ़ गए हैं, आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है, इससे समाज में डर फैल रहा है, बंगाल में हिंसा ही हिंसा है। 2 जून, उसमें भी आनंद बोस बोले मैं संदेश खली की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हूं, वहां पर अत्याचार हो रहा है, अगर उन्हें जरूरत है तो मैं राजभवन के दरवाजे खोल दूंगा, वो यहां कर रहे हैं। तो मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल, राज्यपाल बता रहे हैं कि बंगाल अराजक हो गया है। ऐसे अराजक राज्य निर्मित करने वाली राज्य सरकार के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? एक बार फिर आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से आना चाहिए ना उत्तर। इतनी संवेदनशील सरकार केंद्र में, मजबूत सरकार केंद्र में क्यों नहीं करती? एक तो सवाल यह। दूसरा यह कि 16 दिन में भी सीबीआई अभी तक ये नहीं बता सकी है कि ये कितने लोगों का काम था और किस उद्देश्य से काम था। तो जितनी नाराजगी आप लोगों की राज्य पुलिस को लेकर है, उतनी नाराज आप सीबीआई को लेकर हैं या नहीं है? 2 सवाल है, उत्तर देंगे? जी, आखिर इसका सवाल को मैं पहले जवाब देती हूँ। देखिए, ये जब हादसा हुआ 4-5 दिन, ये हॉस्पिटल किसके अंडर था? टीएमसी के। प्रमाण जो आज जैसे डीजी साहब ने कहा है, देखिए ऐसा कोई केस आए ये प्रमाण के ऊपर, इसका जो जोर बनता है प्रमाण के ऊपर। सीबीआई आज आया है जब प्रमाण पूरे निकल गए थे 5 दिन में। सीबीआई तब आया जहां पे वहां पे तोड़फोड़ हुई, और मुझे पता है 4000-5000 लोग वो पैराशूट में तो नहीं आए थे, पैदल चल के आ रहे थे, हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे, और पुलिस को कतई भी खबर नहीं थी कि ये लोग हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं और हॉस्पिटल की ओर ही जाएंगे। तो हॉस्पिटल को आप सुरक्षित नहीं रखे। और ये लोग कौन थे? ये कौन थे? अगर कोई कहेगा कि भाजपा के थे, अगर भाजपा के थे वो तो पूरा गार्ड करते, वो तो जैसे सीता देवी के लिए लकीर बना दिया था, वो गार्ड करते कि हम किसी को जाने नहीं देंगे ताकि प्रमाण के साथ कोई लोटपोट ना हो। वो तो ठीक है, तो सरकार बर्खास्त नहीं होनी चाहिए आपके अनुसार? ममता बनर्जी का इस्तीफा क्यों मांग रही है? नहीं दे रही वो इस्तीफा, बर्खास्त करिए। क्यों नहीं बर्खास्त करते? आगे देखिए होता है क्या, लोग अभी निकल गए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपको पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी बर्खास्त होते हुए दिख रही है या आनंद बोस अगले उपराष्ट्रपति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? आनंद बोस जी के ऊपर कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि उनको इस मुद्दा से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं अगर कहूंगी ममता बनर्जी जी की कहूंगी, क्योंकि वो यहाँ की मुख्यमंत्री है। मैं बार बार ये कह रही हूँ
कि देखिए, लोग कहते हैं कि इस केस से आप सियासत को हटाए, कैसे हटाएंगे? लोग ही आपको सियासत में, सियासती लोग ही आते हैं सत्ते पे, लोग उनको वोट देके बिठाते हैं सत्ते पे। हाँ, लोगों का जो आशा होता है, कौन हमें संभालेगा, मुख्यमंत्री और उनका मिनिस्ट्री और उनके मिनिस्टर्स। यहाँ पे हटाला घोटाला, सैंड, टीचर, आपको सबको पता है ना, अरवा शारदा रोजगारी, कहाँ हम रुके आप बताएं? तो कुल मिला के राधिका जी का कहना है कि सरकार तो अराजक है। तो अब जानना ये है संजय चक्रवर्ती जी, निपटेंगे कैसे इससे? बहुत फजीयत हो रही है आपकी सरकार की, ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा ना, कोई हमारे समझाने की बात थोड़ी है। आप भी देख रहे हैं पूरे देश में किस तरीके का माहौल है, और अब तो पश्चिम बंगाल में भी लोग सड़क पर ठीक ठाक ही उतर रहे हैं। संजय जी, तिलस में टूट रहा है जैसे वाम मोर्चे का टूटा। जिन आरोपों के साथ ममता बनर्जी ने अपनी सियासत को ऊंचाई दी थी वाम मोर्चे के खिलाफ, कमोबेश वैसे ही आरोपों से घिर गई है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस, और घेर रही है राधिका जी और भारतीय जनता पार्टी। आपकी विदाई की बेला आ गई। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो सपना देखना भी छोड़ दे कि बंगाल में कभी वो सरकार बना पाएगी। अच्छा, वो उनको ये दिवा सपना है, ये सपना देखना वो छोड़ दे कि वो कभी वहां सरकार बना पाएगी। ये अच्छा संजय जी, मैं आपको एक अतीत की बात बताता हूं। ये वाम मोर्चे के नेता भी जो है ना, ममता बनर्जी के लिए ऐसे ही बोलते थे, पर वो इतिहास के पन्ने में कहां गुम हो गए पता ही नहीं चलता। आजकल तो सीट वीट भी नहीं आती है, लेकिन ममता बनर्जी सीएम हो गई। पूरी बात वही बता रहा हूं जो हम लोग की राजनीति है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि 80 से 86% तक की वोटिंग हुई थी लोकसभा के चुनाव में, और केंद्रीय सुरक्षा बल के आधार पर हुई थी। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि वहां पे जो है अराजकता है, वहां पे लोकतंत्र नहीं है, वहां पे नहीं, तो केंद्रीय सुरक्षा बल क्या कर रही थी? 80 से 86% वोटिंग कैसे हो गई? कैसे हम लोग जीत गए? कैसे इनको जो है पटकने दी? मोदी जी जो है 2 बार, पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी महुआ मोइत्रा के संसदीय क्षेत्र में 2 बार गए। महुआ मोइत्रा वहां पे 3.5 लाख वोट से कैसे जीत गए? तो आप खुद ही समझिए, ये लोग 303 से 240 पे आ गए। ये अपनी पहले सुरक्षा कर ले। इस समय तो हालत ये है कि ये 2024 ये पूरा काट पाएंगे या नहीं काट। चक्रवर्ती, आपने बहुत बड़ी बात कही कि ये पहले अपनी सुरक्षा कर लेंगे। ये धमका रहे हैं कि आप, मतलब आप सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं, ये राधिका जी को धमका रहे हैं क्या? उन्हें पश्चिम बंगाल में रहना है, जरा अपनी सुरक्षा की चिंता विंता करें, ऐसा कुछ बता रहे हैं आप? मैं इस तरीके से बात ही नहीं करता। मैं सिंपल एक बात बता रहा हूँ कि भाई ये बैसाखी वाली सरकार है, 2024 से खुद काट पाएंगे या नहीं काट पाएंगे, पहले तो इनको उस बात की चिंता होनी चाहिए। दूसरी चीज, इनको बिल पास नहीं करा पा रहे, सब जेपीसी का हवाले इनको करना पड़ रहा है। तो ये राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, पहले तो इनको ये सोचना पड़ेगा। और राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब अगर यहाँ लगाएंगे तो मणिपुर में क्यों नहीं लगाएंगे, ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाएंगे, ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगाएंगे, वो उत्तराखंड में। संजय चक्रवर्ती जी आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक गठबंधन की सरकार है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहता हूं विशव, कि आपको लगता है कि जिस तरीके की सियासत चल रही है, इसके चलते आपकी जांच एजेंसी दबाव में रहती है। जांच एजेंसी को निष्कर्ष देने हैं, पर कहीं उसके निष्कर्ष सियासी उद्देश्यों में पानी न डाल दें, इसलिए निष्कर्ष अभी आ नहीं रहे। देखिए, जब हाई कोर्ट ने प्रकरण सीबीआई को ट्रांसफर किया था तो उसमें 2 बातें आई थी जी। एक तो उनको ऐसा लगा कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस उसको ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि जब बताया गया कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने सुसाइड की सूचना दी एक्सेट्रा। और दूसरा कारण कि पेरेंट्स को वेट करना पड़ा, ऐसे आरोप, ऐसा हाईकोर्ट के निर्देश में लिखा हुआ, ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी उसकी जांच करे, ताकि लोगों का विश्वास पुलिस के प्रति, जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसके प्रति बना रहे। तो मुझे लगता है पूरे देश जानता है कि अगर केस ट्रांसफर सीबीआई को हुआ है तो वो पूरा प्रोफेशनली उसकी जांच करेंगे और वो और किसी न किसी नतीजे पे जरूर पहुंचेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ आने वाले दिनों में, क्योंकि इसको मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, हाई कोर्ट भी कर रही है, उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी है, तो कोई ना कोई आधिकारिक रूप से स्टेटमेंट, कोई ना कोई आधिकारिक रूप से आएगा। तो मैं आखिरी टिप्पणी, प्रेम कुमार जी, मेरा समय समाप्त हो रहा है, क्या कहते हैं, ममता बनर्जी वाकई मुश्किल में है या अभी उनको मुश्किल में डालने की कोशिश भरी ही चल रही है?
देखिए, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया आज के, अगर बंगाल में होता है तो बिहार में आग लगेगी, यूपी में लगेगी, इसको थोड़ा समझ लें छोटे में। वो ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में एक घटना घटी और उस पर आप राष्ट्रपति शासन और इस तरह से की ओर अगर बढ़ेंगे तो इसका मतलब है जितनी घटनाएं असम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में हो रही, तब तो वहां भी इसी तरीके के आंदोलन होंगे, फिर आग वहां भी लगेगी। तो ये धमकी भी है और यथास्थिति भी है, दोनों है। राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से धमकी है और वो कहीं ना कहीं चूंकि इंडिया गठबंधन में है तो वो इंडिया गठबंधन के हिसाब से जवाब दे रही है। संघ लेकिन आपको लगता है प्रेम कुमार जी कि वो इंडिया गठबंधन में है? क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा इंडिया गठबंधन में होते हुए भी इंडिया गठबंधन से अलग चलती थी। क्या आपको लगता है कि ये प्रकरण ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का साथ लेने के लिए बाध्य कर देगा? देखिए, जब जब पश्चिम बंगाल से बाहर संघवाद का सवाल आता है तो उसके लिए स्टेट के अधिकार के लिए संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के प्रश्न पर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन और दूसरे स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। और इस प्रश्न राष्ट्रपति शासन जैसी जिस ओर अगर बढ़ता है तो बात वहां तक जाएगी। तो इस वजह से ये पॉलिटिक्स का एक माइंड गेम चल रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया। जब राष्ट्रपति ने टिप्पणी कर दी है तो अब तो राष्ट्रपति शासन होना ही चाहिए उस हिसाब से। ये राष्ट्रपति ही जब निराश है एक स्टेट से तो अब बचता क्या है? तो बचता क्या है? अभी बहुत कुछ बचा है जिसको देखने के लिए हम सब लोग अभी बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल का घटनाक्रम हमें उस मोड़ पर लेकर आ गया है जहां पर जानना यह है कि लोकतंत्र में हमारी इच्छा न्याय के संदर्भ में है या केवल सत्ता हासिल करने के संदर्भ में है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी चल रहा है उसमें पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अभिलाषा है या हमारी अभिलाषा इस आपदा में अवसर खोजने की है? अगर देश की राष्ट्रपति बलात्कार की घटना को लेकर विचलित हैं तो वो केवल पश्चिम बंगाल के संदर्भ में विचलित रहेंगी या इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में भी जब घटनाएं होंगी तब भी वो उतनी ही मुखर रहेंगी? अगर पश्चिम बंगाल की घटना हृदय को विदीर्ण कर देती है तो मणिपुर के संदर्भ में आंखों से हमारे आंसू उसी तरीके से क्यों नहीं आते, ये सवाल उठ जाता है। पर अगर राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर बैठी हुई शख्सियत उन लोगों को संरक्षण देते हुए दिखाई दे जो इस किस्म के गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं और राज्यपाल इसके संदर्भ में सीधी टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार केवल दर्शक के तौर पर ही अगर अपनी भूमिका निभाती है तो फिर जाके संविधान की रक्षा की बात कहां रह जाती है? कुल मिलाकर समझ ये आता है कि पश्चिम बंगाल के संदर्भ में निर्णायक फैसले लेने की जरूरत है। केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय की जरूरत है और कुल मिलाकर सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि न्याय त्वरित हो और ऐसा हो जिसके कारण आने वाली पीढ़ियों को सबक मिले। क्या ऐसा हो पाएगा, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। आप सभी मेहमानों को धन्यवाद इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज